तो बच्चों हमारे साथ हैं आस्था जो रतलाम से हैं और इन्होंने बोर्ड में जो है ना 497 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है। इस वीडियो में हम इनसे यार इंग्लिश की बात करेंगे। यार इंग्लिश में इन्होंने 99 आउट ऑफ 100 मतलब अंग्रेजी सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ा इन्होंने और उसमें भी जो है 99 आउट ऑफ 100 स्कोर करे हैं। तो जो सारी टिप्स है ना मतलब इंग्लिश के लिए कैसे बहुत हम्बली बताती हैं आस्था सारी चीज़ें। हमको बहुत है ना डिग डाउन करके क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि भाई कैसे इन्होंने इंग्लिश में भी एकदम क्रैक मचा दिया। आस्था एक नंबर यहाँ भी कहाँ कटा ये भी आपको याद होगा डेफिनेटली। हाँ मतलब मुझे लगता है यहाँ कटा होगा। हमारी टाइम पे स्टोरी राइटिंग आती थी तो उसमें हमें ऑनेस्टी पे बेस्ड स्टोरी लिखनी थी और मैंने स्टोरी पूरी लिखी थी और वो स्टोरी जब फाइनली जब पेपर खत्म होने के बाद मैं चेक करती हूँ इंग्लिश का पेपर मेरा पहले खत्म हो गया था, मतलब 2 hours 15 minutes में खत्म हो गया था। तो वो स्टोरी पढ़ के मुझे लगा कि मेरा जो स्टोरी का कंसेप्ट है वो ऑनेस्टी से ज्यादा हार्ड वर्क की तरफ जा रहा है। अच्छा। तो मुझे उधर लगा कि मतलब जब आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो मुझे लगा कि अभी टाइम भी है तो मैं इसे काट के फिर से दोबारा लिख देती हूँ। तो वो 1 पेज की स्टोरी थी, वो पूरी काट के मैंने दोबारा से लिखी थी एंड में। तो मे बी वो स्क्रिबलिंग का मार्क कट गया क्योंकि वो आपको 100 तभी देते जब आपका पूरा पेपर सही हो और यदि आपको 100 आ रहे हो तो स्क्रिबलिंग वगैरह भी फिर मैटर कर जाती है। मुझे लगता है वहाँ कटा होगा। ओके तो भाई यार ये स्क्रिबलिंग ने 1 मार्क्स कटा लिया, चलो कोई बात नहीं। अभी इंग्लिश का पेपर जो होता है पर्टिकुलरली आप ये 2 चीज़ें इसमें मेनली जो कंसर्न होती है कि भाई स्टोरी राइटिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर कैसे करी पहले वो बात करेंगे। फिर बात करेंगे आपने पेपर में क्या किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करा और क्या चीज़ें रखी इनमें, है ना। आपने प्रिपेयर कैसे करा ये स्टोरी राइटिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको लेकर। तो लिटरेचर वाले जो पोर्शन है वो मतलब मुझे पता था, मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश स्टोरीज पढ़ना और उनके अलग अलग मीनिंग समझना। तो लिटरेचर वाला पोर्शन अच्छा था। उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक चीज होती है देयर इज अ पोएम, उसे कॉम्प्रिहेंड करने के कई तरीके हो सकते हैं। मतलब जितने दिमाग सोचेंगे उतने अलग अलग मीनिंग्स आ सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पोएम। तो उसमें आपको ये समझना कि बोर्ड के हिसाब से आपको उसे किस सेंस में ले जाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और वहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए होती है। तो हैव ब्लाइंड फेथ ऑन योर टीचर कि आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सही है, क्योंकि बहुत सी रेफरेंसेस में उसी लाइन का अलग मीनिंग दिया होता है, दूसरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करते हैं। तो आप एक ही सोच से पढ़े वो बेटर रहेगा, वरना दिमाग में ना खिचड़ी बन जाती है। 2 नाव में सवार हो गए तो डूबोगे ही सही। तो लिटरेचर वाला पार्ट वैसे मैंने डन कर लिया था, उसमें मुझे इंटरेस्ट भी था। ग्रामर मेरा मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा वीक पॉइंट रहा था। उसके लिए हमारी जो मैम थी वो हर सैटरडे क्लास में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर एक्सरसाइजेस करवाती थी। तो सैटरडेज को बहुत से बच्चे मतलब हमारे उस दिन 2 इंग्लिश के और 2 हिंदी के लेक्चर्स होते थे, तो बच्चे मिस ही कर देते थे कि मैथ साइंस तो है नहीं, हमें पढ़ना नहीं है। तो वो फिर मैंने कभी मिस नहीं करा था कि इंग्लिश की, एंड दैट वाज थिंग जो मुझे लगता है जिस वजह से मेरी ग्रामर इम्प्रूव हुई कि 1 साल कंसिस्टेंटली हर सैटरडे 2 लेक्चर सिर्फ ग्रामर डिस्कस हो रही है क्लास में। तो वो काफी ज्यादा अच्छा था। और जो प्रीवियस ईयर ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर पेपर्स के, उन्हें मैं सॉल्व करती रहती थी। और ग्रामर क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं रहता ना ये सही है नहीं है, तो टीचर से जरूर चेक करवा लेती थी एक बार जो भी ग्रामर एक्सरसाइजेस सॉल्व करती। और यदि स्कूल में नहीं हो पा रहा है तो वीक में एक बार घर पे ही प्रैक्टिस कर ली। और राइटिंग सेक्शन में मतलब मेरा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। 9th स्टैंडर्ड में जब मैं आई तब से मैंने उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू करा। तो हमारी मैम से मैंने पूछा कि मेरा राइटिंग सेक्शन बहुत वीक है, उसे मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। तो 9th स्टैंडर्ड में शी सजेस्टेड कि आप हर संडे को ना डायरी लिखने बैठ जाओ। अच्छा। तभी डायरी राइटिंग भी होता था, 9th स्टैंडर्ड में था। तो हर संडे जब आप डायरी लिखने बैठते हैं, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि उसमें मैं कुछ ऐसी फ्रेजेस डालूं, कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स डालूं जो अच्छी लगे। और उसकी वजह से जब मेरे दिमाग में वो प्रोवर्ब्स नहीं आती थी फिर मैं उन्हें पढ़ना शुरू कर दी थी। कोई सी मैगजीन ले ली, वहां से कोई सी प्रोवर्ब अच्छी लगी तो उसे कहीं ना कहीं ब्रेन में रिटेन करने लगी थी। और वो सब जो था 10th में भी मैं हर संडे या तो डायरी या कोई स्टोरी वो लिख लेती थी ताकि जो भी चीजें हैं वो दिमाग में फ्रेश बनी रहे। जिस वजह से आई थिंक मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो गई थी। लास्ट के कुछ महीनों में भी अब लिखने का उतना टाइम नहीं होता बिकॉज देयर आर मेनी अदर सब्जेक्ट। तो मैं स्टोरीज जो सॉल्व है उन्हें पढ़ती रहती थी। और मुझे ये लगता है स्पेसिफिकली स्टोरीज में कहीं पे कुछ अच्छे कोटेशंस लिख देना
डायरी राइटिंग में कुछ अच्छे प्रोवर्ब्स डाल देना या फिर फ्रेजेस डाल देना, वो बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है आपके आंसर्स को। इंप्रेशन पड़ जाता है आंसर्स लिखते, हाँ बिल्कुल इंप्रेशन पड़ जाता है। तो हम बोल रहे हैं अच्छी लाइनें लिखी है हमने उस आंसर में या उस पर्टिकुलर राइटिंग सेक्शन में, और जो आंसर्स है उनकी वोकैबुलरी एकदम प्लेन रखने के बजाय थोड़ा सा एनहांस कर दो, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं जिसका मीनिंग शायद आपको भी नहीं पता हो, बल्कि जो बुक में टेक्स्ट बुक में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं उनमें से आप कोई सा फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट। तो कुछ कुछ वर्ड्स जो है, और इंग्लिश में भी आई मेड श्योर जो मैंने अच्छा वर्ड कुछ लिखा है, अच्छी प्रोवर्ब लिखी है, आई अंडरलाइन इट कि आप देखो मैंने ये लिखा है। मतलब स्टाइल उतनी मारो जितना कि हमें भी समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। राइट। लेकिन इसमें एक चीज है कि देखो ये तो बहुत एक डेफिनेटली सालों की मेहनत है। आपने सबसे पहले तो अपना वीक पॉइंट आप टीचर के पास में लेके गए। बच्चों इसमें देखना, मतलब आधे बच्चे क्या होते हैं यार, मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि भाई ठीक है ना वीक है देख लेंगे, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, बताते नहीं, उसको इम्प्रूव करने का वो जो माइंडसेट होता है ना वो नहीं रखते। 99% फेलियर्स इसी कारण से होते हैं कि यार हमारी वीकनेस को हम एक्सेप्ट नहीं करते और सुधारते नहीं है। यहाँ बच्चों वो चीज़ देखो कि यार फर्स्ट स्टेप वीकनेस एक्सेप्ट करी, दूसरी स्टेप उसकी गाइडेंस सीक आउट करी। मेरे को कोई चैप्टर वीक है तो यार आपके पास में चल के इतने सारे रिवीजन वीडियोस हैं, लाइव रिवीजन चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, आप वहाँ के पढ़ो, एक्सेप्ट करो यार वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और उसमें घबराना नहीं, सुधारा जा सकता है। आस्था ये बताओ कि ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया, शॉर्ट टर्म में अगर किसी बच्चे का ऐसा है कि यार अभी मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है तो वो इंग्लिश में क्या करे? इंग्लिश में वन थिंग इज कि आप बुक को इग्नोर मत करो, बिकॉज इंग्लिश में बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार नहीं हमेशा ही आपको पोएम से एक्सट्रैक्ट होकर आ जाता है, चैप्टर से एक्सट्रैक्ट होकर आ जाता है, और पहला क्वेश्चन ये रहता है कि ये कौन से चैप्टर का है और किस राइटर ने लिखा है। तो राइटर्स आप दिमाग में बिठा के रखो किसने लिखा है वो, और बुक जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती है। 10th स्टैंडर्ड में स्पेशली काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती हैं, तो उन्हें आप ये नहीं कि किसी फ्रेंड से मैंने समरी सुन ली, अगर आप समरी सुनोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पोएम में वो लाइन भी थी। तो आप उसे अच्छे से पढ़ो, कुछ फ्रेजेस चैप्टर में ही यूज होती है उन्हें अंडरलाइन करके रखो, और एग्जाम देने जा रहे हो उससे एक दिन पहले उन्हें पढ़ के जाओ ताकि वो आपके माइंड में फ्रेश हो जाए और आप पेपर में उन्हें लिख पाओ। और वर्ड मीनिंग्स जो है उन्हें थोड़ा थोड़ा यूज करने की कोशिश करो अपने आंसर्स में। इंग्लिश में आंसर्स थोड़े क्रिस्प रखो, लाइक मेरी ये प्रॉब्लम थी, जो वर्ड लिमिट होती है इंग्लिश में मैं मोस्टली एक्सीड कर जाती थी, क्योंकि मेरे पास समझाने को बहुत कुछ होता था और वो प्लेन लैंग्वेज में समझाने में वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती थी, और प्री बोर्ड्स में उस वजह से मेरे काफी नंबर कट गए थे। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि जो वोकैब हमारे पास है उसे यूज करो। एक पूरी लाइन का काम यदि एक वर्ड कर रहा है तो उस वर्ड को लिखना प्रेफर करो। और जब भी ये वर्ड लिमिट एक्सीड करने की बात आती थी तो मुझे किसी ने बोल दिया कि 20 वर्ड्स का लिखना है, आपने उससे ज्यादा करा तो आगे के वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो एक मन की संतुष्टि के लिए मैं क्या करती थी कि जो मुझे मेन पॉइंट्स लिखने उस आंसर में वो मैं स्टार्टिंग के 20 वर्ड्स में लिख देती थी, फिर इलैबोरेट करने की थोड़ी सी इच्छा है तो मैं आगे लिख देती थी, ठीक है भले ये वाला मत पढ़ो पर हाँ 20 वर्ड्स में मैंने वो जरूर लिख दिया जो प्रॉपर आंसर है उसका। क्या बात है, मतलब यार लिखूंगी तो मैं ज्यादा ही, लेकिन मैं 20 वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट लिख के आई हूँ। वाह यार वेरी गुड। मतलब आप देखो भाई, और आपने पेपर 2.25 घंटे में कर लिया था, आपने बोला था राइट कि 2.25 घंटे में इंग्लिश का पेपर हो गया था। हाँ मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि हर आंसर में मुझे एक्सप्लेन करना है, बस कहीं कहीं होता है ना कि मैं ये वाला पॉइंट भी लिख देती हूँ, तो वो मैं लिखती तभी थी जब वो 20 वर्ड्स मैंने लिख दिए हो, ताकि ये ना हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने बाद में लिखी और वो टीचर वो पढ़ नहीं पाए। हाँ इतना पढ़ के आए तो यार लिखना तो बनता है यार, मतलब इतनी पढ़ाई करी और आप 20 वर्ड में लिखा रहे हो तो मतलब बिल्कुल। तो एक भाई ज्यादा लिखने की भी इच्छा होना अगर कि भाई पेपर में नहीं ज्यादा लिखना है तो पहले 20 वर्ड या 30 वर्ड जो भी उसकी वर्ड लिमिट है उसमें वो इंपॉर्टेंट चीजें लिख डालो, ताकि वो एग्जामिनर, सही बात है यार इतने पेपर्स उसको चेक करने हैं, भरी गर्मी का टाइम होता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इतने सारे बच्चों के पेपर चेक करना, सट चेकिंग होती है ना, मतलब उसमें जितना अपन साफ सुथरा और वैसा रखेंगे वो चीज होगी। बहुत बढ़िया। इंग्लिश पर्टिकुलर में जैसे आपने ग्रामर में बताया, स्टोरी राइटिंग में बताया, डायरी राइटिंग बताया, और कोई चीज, और आपका ऑर्डर क्या रहता था? चलो ऑर्डर पे आते हैं। पेपर में आपने 2.25 घंटे में आपने पेपर निपटा दिया, 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिया है, और उसके बाद भी आपने मतलब वो स्क्रिबल करके एक स्टोरी भी वापस लिख ली, तो डेफिनेटली इसमें सीखने की बात है ना बच्चों के लिए कि आप ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या रखा था आपने पेपर में?
ओके, तो जैसे पेपर स्टार्टिंग में जो 15 मिनट्स रीडिंग के मिलते थे, उसमें पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लिया, फिर से जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे उसमें से डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सा लिखूंगी, और बाकी का टाइम जो होता था हमारे टाइम पे 2 पैसेज या फिर 1 पैसेज और 1 पोएम आती थी अनसीन रीडिंग सेक्शन में। तो आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं वो पूरा पैसेज पढ़ लूँ उन 15 मिनट्स में, और जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर मार्क कर लूँ कि यहाँ पे मुझे इनके आंसर मिल जाएंगे। और फिर पेपर स्टार्ट होते थे सबसे पहले मैं लिटरेचर पोर्शन करती थी, क्योंकि वो मेरा मोस्टली स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता था। तो लिटरेचर पोर्शन के बाद फिर मैं राइटिंग सेक्शन पे आती थी, उसके बाद में ग्रामर, और लास्ट में रीडिंग सेक्शन। अब लास्ट में रीडिंग सेक्शन इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट में मैंने पैसेज पढ़ा हुआ है, मेरे आंसर्स मार्क है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज रीड द क्वेश्चन और फिर एक्सट्रैक्ट में से उसका देख लो, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके अपना थोड़े से थॉट्स डाल के उससे बस लिखना रहता था। तो यार ये पैसेज में एज इट इज कॉपी मत करिए, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके करोगे तो वो बेटर रहता है। पर आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी स्ट्रेंज थी कि 15 मिनट में पहले पैसेज पढ़ लिया, लेकिन फिर आप पैसेज के आंसर नहीं करते थे, आप लिटरेचर पे जंप कर जाते थे। तो बड़ा अजीब नहीं हो जाता था कि यार 15 मिनट में तो हमने पैसेज पढ़ा, फिर हम एकदम जंप करके लिटरेचर पे, और वो 3 घंटे के बाद में भी वो जो अनसीन पैसेज है वो दिमाग में है। मतलब ये काफी इट वर्क फॉर यू डेफिनेटली, मतलब ये बहुत एक नई टाइप की स्ट्रेटेजी। पर आपने इसको काफी प्रैक्टिस करा था क्या पहले? हाँ, प्रैक्टिस कर रखा था काफी ज्यादा। इनफैक्ट ये पैटर्न भी मैंने वो प्रैक्टिस से ही लिया था। और पहले मैं भी मतलब शुरू से शुरू करती थी, बट मोस्टली लास्ट में जो 5 मार्क का क्वेश्चन, नॉवेल क्वेश्चन होता था, उसको लिखने के लिए फिर टाइम थोड़ा कम पड़ जाता था। तो रीडिंग में कर लेती थी पैसेज की, फिर क्वेश्चन आंसर मार्क कर लेती, जो नीचे क्वेश्चन दे रखे उनके आंसर ऊपर मार्क कर लिए। ताकि जब मैं वापस से आऊंगी तो मार्क है पहले से मेरे आंसर। ओके, मतलब शुरू के 15 मिनट में क्योंकि लिखना अलाउड नहीं होता है, तो आप कोई भी लिखने वाली चीज नहीं उठाती थी, और रीडिंग तो कर ही सकते, तो रीडिंग वाला पार्ट 15 मिनट में निपटा लिया। इफेक्टिवली वो 3.25 घंटे मिल गए आपको पेपर में। ऑसम बच्चों, लेकिन एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से कि ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी रिस्की है। अगर आप डायरेक्टली वर्ल्ड कप फाइनल मतलब बोर्ड में टेस्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसे गलती मत करना। यार आस्था दीदी ने भी करी थी और मतलब एकदम 99 आ गए, अब हम भी ऐसी करेंगे। भैया पहले इसको है ना प्री बोर्ड में 4 से 5 बार तो पहले टेस्ट कर ही लेना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपके साथ तभी काम करेगी जब आप पहले से उसको प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। ठीक है, तो इट वॉज लाइक गुड कि आपने 15 मिनट में पहले वो पैसेज पढ़ डाला, वो रीडिंग टाइम कंज्यूम कर लिया, वहीं मार्क कर लिए ताकि वापस से नहीं पढ़ना पड़े। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पर एक मार्किंग हो गई क्वेश्चंस की, और आप उस पार्ट पे कूद गए लिटरेचर पे, जो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्योंकि उसमें तो नोन आंसर्स होते हैं हमारे, राइट। शायद यही रीजन है कि आप लिटरेचर पहले करते थे, या कोई और दूसरा कारण है? नहीं, यही रीजन है कि एक तो उसमें कॉन्फिडेंस थी मैं कि लिटरेचर आता है, बाकी सब ना अनसीन हो जाता है इंग्लिश का। आपको नहीं पता वो कौन सा क्वेश्चन दे देंगे आपको राइटिंग में, ग्रामर कौन सी आएगी, अनसीन पैसेजेस अनसीन ही होते हैं। सिर्फ लिटरेचर पोर्शन है जिससे आप पहले से जानते हो, तो पहले वो करना में कंफर्टेबल फील करती थी। और आपने बिल्कुल सही बोला, प्री बोर्ड में और घर पे भी काफी सारे सैम्पल पेपर्स मैंने सॉल्व करे थे, जिसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, वो स्टार्टिंग के 15 मिनट अगर मैं रीडिंग में दूं तो इट्स वर्थ इट। स्ट्रेटेजी पक गई थी, मतलब पका के आपने उस स्ट्रेटेजी को यूज करा है। ऑसम, क्या बात है भाई। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 90 लाना बहुत रेयर चीज़ है, एंड मचा दिया आपने। बच्चों, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। वी अगेन थैंक आस्था कि यार उन्होंने पूरी एकदम पूरे मन से जो है सारी टिप्स जो है एक चीज़ उन्होंने बताई, इतने एंथुसियाज्म से आपने बताया ना, मतलब ऑसम मैक्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बच्चों, ये सारे सब्जेक्ट के हमने ऐसे छोटे छोटे वीडियोस टिप्स के बनाए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर लें, और इससे सीख लें कि क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।